जनवरी 2024 के शुरुआत में ऐसी खबर आई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल ये खबर थी एक मां द्वारा अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या की। और इस बच्चे की मां कोई हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि वो डेटा साइंटिस्ट और एक कंपनी की सीईओ भी थी। इतना बताने के बाद तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं सूचना सेट केस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सूचना सेट केस की पूरी कहानी कि क्यों सूचना सेट अपने 4 साल की बेटे की हत्या की, कैसे सूचना पुलिस के हाथ आई और अब तक इस केस के बारे में क्या पता चला है। तो चलिए जानते हैं पूरे केस को इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस केस को आगे बढ़ाने से पहले मैं सूचना सेट का एक छोटा सा परिचय देता हूं, जिससे आपको ये केस समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, सूचना सेट मूल रूप से बंगाल की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की और आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यह एक पेशे से एआई एथिक्स एक्सपर्ट हैं और डाटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेट 100 बिलियन वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही हैं। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम करने वाली सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलमगुड बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। सूचना ने ये होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी की रात करीब 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे जरूरी काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल के स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहे जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती हैं कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल के स्टाफ सूचना को जवाब देते हैं कि टैक्सी से बेंगलुरु जाना काफ़ी महंगा पड़ेगा और उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर है आप फ्लाइट से चली जाइए। इतना समझाने के बाद सूचना ने जिद पकड़ रखी थी और बोली कि मुझे अभी टैक्सी अरेंज करके दो। इतनी जिद के बाद होटल के स्टाफ ने कई सारे टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट किया, लेकिन बेंगलुरु जाने के लिए सब मना कर दिए। लेकिन आखिर में स्टाफ वालों ने एक टैक्सी का जुगाड़ कर दिया और उस टैक्सी वाले का नाम रॉय जॉन डिसूजा था और उसने बेंगलुरु तक जाने के लिए 30,000 का किराया बताया। जिस पर सूचना तैयार हो जाती है और होटल के स्टाफ से बोलती है कि आप पैसों की चिंता ना करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद डिसूजा अपनी टैक्सी लेकर होटल पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना भी अपने लगेज के साथ बाहर आ जाती है। रात के करीब 1 बजे ड्राइवर अपने इनोवा कार में सूचना को बैठाकर निकल पड़ता है। यहाँ तक सब सही चल रहा था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तो उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना रुकी थी में भी एक होटल के कर्मचारी सफाई करने के लिए जाता है। जब कर्मचारी सफाई शुरू करता है तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ती है, जहां पर लाल धब्बों के निशान थे। इन धब्बों को देखने के बाद कर्मचारी ने इसकी जानकारी होटल के मैनेजर को तुरंत दी। मैनेजर भी जाकर कमरे को देखता है और तुरंत ही कलमगुड पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कमरे में पड़े खून के धब्बे के बारे में पुलिस को जानकारी देता है। जानकारी पाने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और कमरे की तलाशी लेती है और उन्हें भी खून के धब्बे दिखते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने होटल की सीसीटीवी चेक करने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी में दिखता है जब महिला कमरे के अंदर जा रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, और जब महिला रात के करीब 1 बजे बाहर निकली तो वह अकेली थी। इतना देखते ही पुलिस ने सूचना सेठ को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना का फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर पुलिस ने होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो अपनी कार से सूचना को बेंगलुरु ले जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को फ़ोन किया और बोला कि फ़ोन पैसेंजर को दो। पुलिस ने सूचना से पूछा कि जब आप आई थी तो आपके साथ आपका बेटा भी था, और जब आप गई तो आपका बेटा कहाँ चला गया। इस पर सूचना जवाब देती है कि शाम के टाइम पास में ही रहने वाली एक रिश्तेदार के यहाँ वो अपने बेटे को छोड़ दी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगा। उसने अपने बेटों को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना पुलिस को एक एड्रेस लिखवाती है और पुलिस तुरंत सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस के नज़दीकी थाने से संपर्क करती है और कहती है कि तुरंत इस एड्रेस पर जाओ और पता करो वहाँ कोई बच्चा है या नहीं। ये सुनते ही कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर उस बच्चे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआती जाँच में ही पता लगता है कि सूचना द्वारा पुलिस को जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस ही फर्जी है। ये देखने के बाद पुलिस सूचना पर शक होने लगा और पुलिस ने एक बार फिर ड्राइवर को कॉल किया और उस ड्राइवर से बोला कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार लेकर नज़दीकी थाने में चले जाओ और इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए। और जिस तरह पुलिस ने ड्राइवर डिसूजा को आदेश दिया था, ड्राइवर ने एकदम उसी तरह पुलिस का आदेश पालन किया। और थोड़ा आगे चलने के बाद ड्राइवर डिसूजा सूचना से कहता है कि आगे बहुत जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ।
और इसी बहाने के साथ ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटका के चित्रदुर्गा इलाके के अंगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। अंगला पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है और फिर गोवा पुलिस एवं अंगला पुलिस से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। और फिर जब यहाँ से पुलिस वालों ने सूचना के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने ने अपना एक बड़ा सा बैग खोला जिसमें पहले तो ऊपर कपड़े थे और उसके नीचे बच्चे का खिलौना था। और फिर जब सारा सामान हटाया जाता है तो सबसे नीचे एक 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वालों ने सूचना से पूछा कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, इस पर सूचना कहती है कि ये मेरा बच्चा है और इसकी हत्या किसने की है ये मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटका में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटका आ जाती है और वहां से गोवा पुलिस सूचना को अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मर्डर के पीछे का मोटिव जानना था, इसलिए पुलिस वालों ने सूचना से पूछताछ शुरू करते हैं। और शुरुआती पूछताछ में सूचना ने बोला कि मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे की हत्या किसने की, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं उठी तो मेरा बेटा मर चुका था। इसलिए मैं इस बैग को लेकर जा रही थी कि ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। और पुलिस वालों ने ऐसे ही लगातार 10 से 12 दिन तक सूचना से ऐसे ही पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन सूचना सिर्फ एक ही रट लगाई रहती है और खुद को बेकसूर बताती रहती है। मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम होता है तो ये पता लगता है कि पोस्टमार्टम के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर या गल घोटकर की गई है। मतलब जिस वक्त बच्चे की हत्या की गई उस वक्त बच्चा अपने माँ सूचना के साथ ही था। जब सूचना के द्वारा सिर्फ एक ही रट सुनने के बाद पुलिस ने जाने माने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं ताकि सूचना से सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की मेहनत भी बेकार हो जाती है। हालांकि इसी दौरान पुलिस को उस केस से ऐसे ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पक्का हो गया था कि इस बच्चे की हत्या इसी कमरे में हुई है और उस कमरे में सूचना के अलावा किसी तीसरे आदमी ने एंट्री नहीं की थी। ऐसे में सूचना का यह कहना कि उसके बेटे की हत्या किसी और ने की है ये साफ साफ झूठ नजर आ रहा था। और जब सूचना की चुप्पी नहीं टूटी तो पुलिस ने आगे की जांच के लिए सूचना के पति को भी शामिल कर लिया और दोनों पति पत्नी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ जारी की गई, लेकिन उससे भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। जांच के दौरान पुलिस ने सूचना सेठ और वेंकट रमन की पास्ट लाइफ को खोजना शुरू कर देते हैं। जांच में पता लगता है सूचना के पति वेंकट रमन केरला के रहने वाले थे। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में होती है और फिर आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर आगे चलकर 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद इन दोनों के रिश्ते में मिठास की जगह खटास बढ़ने लगती है और ये खटास इतनी बढ़ जाती है कि 2023 में ये दोनों फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो गया था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना और वेंकट के बीच में बात इतनी बिगड़ गई थी कि सूचना अपने बेटे को वेंकट से मिलने नहीं देती थी। इस बात को लेकर वेंकट कोर्ट में जाता है और कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि वेंकट हर संडे को अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद 4-5 संडे ऐसे ही गुजर जाते हैं और वेंकट अपने बेटे से चाहकर भी नहीं मिल पाते, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर निकल जाती थी। यही सोच के चलते वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसीलिए वो बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ पर वो 3 दिन अलग अलग जगह पर घूमती है और फिर एक बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद एक बार फिर बेटे को लेकर बेंगलुरु से गोवा चली जाती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आगे ये बताया, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये था कि बेटे की हत्या 36 घंटे पहले ही कर दी गई थी। उस हिसाब से सूचना के एंट्री के करीब 2 घंटे बाद सूचना ने अपने बेटे की हत्या कर दी और फिर उसके बाद 18 घंटे तक अपने बेटे के साथ होटल के कमरे में ही रही। वहीं दूसरी तरफ वेंकट अपने बेटे से मिलने के लिए सूचना को काफ़ी सारे कॉल करता है, जिसके जवाब में सूचना मैसेज करती है कि इस संडे को तुम अपने बेटे से मिल सकते हो। इस मामले की शुरुआत से ही सूचना के रवैये काफ़ी बिगड़ा हुआ लगता था, जिससे सब यही अंदाज़ा लगाते हैं कि सूचना का मानसिक संतुलन शायद खराब है और उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा सूचना के मानसिक संतुलन की भी जांच विशेषज्ञों द्वारा करवाई जाती है और इस आधार पर कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक रूप से सूचना बिल्कुल सही है।
और अभी इस केस की हाल की रिपोर्ट की बात करें तो सूचना ने अभी एक भी बार हत्या करने की बात को कबूल नहीं किया है। इसी बीच मार्च 2024 में सूचना के पापा जय सेठ ने गोवा के एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा है कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति को तय की जाए। लेकिन गोवा पुलिस ने इस याचिका का विरोध किया। लेकिन 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया। अब आगे डॉक्टर की टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी उसी के आधार पर सूचना सेठ की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं एक्सपर्ट की माने तो अगर सूचना मानसिक रूप से बीमार पाई जाती हैं तो उन्हें इस हत्या में काफ़ी छोटी सजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आज के केस को इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।